हेलो स्टूडेंट्स, सरफेस केमिस्ट्री पार्ट 8 में आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के बारे में। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस डिस्कस किया था और उसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कोलॉइडी पार्टिकल मूव कर सकते हैं लेकिन मीडियम मूव नहीं करता। इसके विपरीत इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया में मीडियम तो मूव कर सकता है, यानी माध्यम तो गति कर सकता है, लेकिन जो कोलॉइडी कण हैं, कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, वो गति नहीं कर पाते हैं। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को हम डिस्कस करेंगे इस एपरेटस के माध्यम से। यहाँ आप देख रहे हैं कि इस एपरेटस में एक सेंट्रल कंपार्टमेंट है जिसको हमने सी से डिनोट किया है। इस सेंट्रल कंपार्टमेंट के अंदर जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है उसको लिया जाता है। ए और बी दो अदर कंपार्टमेंट्स हैं जिसमें जो वाटर फील्ड होता है जो कि जल से भरे हुए होते हैं, और ये दोनों कंपार्टमेंट M1 और M2 ये डायलाइजिंग मेम्ब्रेन्स हैं, अपोहन झिल्लियाँ होती हैं, इनके द्वारा इस सेंट्रल कंपार्टमेंट से सेपरेट होते हैं। जो ए कंपार्टमेंट है उसमें एक कनेक्टिंग ट्यूब होती है जिसको हमने D1 से रिप्रेजेंट किया है। इसी प्रकार से बी कंपार्टमेंट के साइड में भी एक कनेक्टिंग ट्यूब होती है, जो साइड ट्यूब जिसको हम D2 से रिप्रेजेंट करते हैं। चूँकि सेंट्रल कंपार्टमेंट में कोलॉइडल सॉल्यूशन भरा हुआ होता है, तो ये जो मेम्ब्रेन्स हैं, इन मेम्ब्रेन्स के कारण कोलॉइडल पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो रुक जाता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं कंपार्टमेंट ए और बी में, तो जब इलेक्ट्रोड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया जाता है, विभवांतर लगाया जाता है, तो इन झिल्लियों के कारण, इन मेम्ब्रेन्स के कारण कोलॉइडल पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो रुक जाता है, और ए और बी कंपार्टमेंट में केवल वाटर का ही मूवमेंट होता है। यदि कोलॉइडल पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इफ कोलॉइडल पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, देन वाटर विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड। ऐसी स्थिति में वाटर एनोड की तरफ मूव करेगा। फर्स्ट कंडीशन हम क्या देख रहे हैं कि यदि कोलॉइड पार्टिकल्स के ऊपर धनावेश होता है तो जल के ऊपर या जल ऋणावेशित होगा। ऐसी स्थिति में जल एनोड की तरफ गति करेगा, और जब जल एनोड की तरफ गति करेगा तो जो ट्यूब है, साइड ट्यूब है, जो कि कनेक्टिंग ट्यूब D1 है, तो D1 में जो वाटर लेवल होगा वो राइज होगा या जल का स्तर बढ़ जाएगा। इसके विपरीत यदि कोलॉइडल पार्टिकल्स पर ऋण आवेश होगा, कोलॉइड पार्टिकल्स कैरी नेगेटिव चार्ज, देन वाटर विल कैरी पॉजिटिव चार्ज। और जब जल पर धनावेश होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ऐसी स्थिति में जो वाटर लेवल राइज होगा वो इस D2 ट्यूब में होगा। क्यों? क्योंकि वाटर, यहाँ पर वाटर जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो वो इसकी वजह से
जो D2 ट्यूब इससे जुड़ी हुई है चैम्बर बी से, वहाँ का वाटर लेवल राइज करेगा। तो ये वाटर लेवल D1 में राइज करेगा या वाटर लेवल D2 में राइज करेगा, वो डिपेंड करेगा कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं उस पर कौन सा चार्ज है। इफ़ कोलोइडल पार्टिकल्स कैरी पॉजिटिव चार्ज देन D1 में राइज होगा। इफ़ कोलोइडल पार्टिकल्स कैरी नेगेटिव चार्ज देन D2 में राइज होगा। तो इस प्रकार से हम वाटर के लेवल में जो डिफरेंस होगा D1 माइनस D2, उसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर द डिफरेंस बिटवीन वाटर लेवल यानी D1 माइनस D2 वो हम फाइंड आउट कर लेंगे और वो इक्वल आएगा H के। तो हमें H की वैल्यू पता लग जाएगी और H के आधार पर हम प्रेशर कैलकुलेट करेंगे P इक्वल टू एच डी जी फॉर्मूला से, जहाँ D इज द डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स है और G रिप्रेजेंट्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। कण का घनत्व हो जाएगा D और गुरुत्वीय जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसको हम G से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस प्रकार से हम इनकी वैल्यू को पुट करेंगे और हमें प्रेशर फाइंड आउट हो जाएगा। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस के यूज़ या अनुप्रयोग क्या हैं? सबसे पहला, इन मेकिंग ऑफ प्योर कोलॉइड्स, जो शुद्ध कोलॉइड बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सेकेंड, इन द सरफेस ऑफ द पीट एंड क्ले, जो पीट और मृत्तिका या क्ले जिसको कहते हैं उसके पृष्ठ में यूज़ होता है। थर्ड हो जाएगा चर्म शोधन या हम इसको कहते हैं टैनिंग में। और फोर्थ हो जाएगा इन द फॉर्मेशन ऑफ जिलेटिन फॉर द इमल्शन यूज्ड इन फोटोग्राफी। मीन्स जो फोटोग्राफी में जो इमल्शन प्रयुक्त होता है जिसको पायस कहते हैं, उसके लिए जिलेटिन के निर्माण में इसका उपयोग होता है। और साथ ही जो हाई डिग्री का ग्लू यानी उच्च स्तर का जो ग्लू होता है उसको बनाने के लिए भी ये उपयोग में लाया जाता है। तो ये हो गए यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोऑस्मोसिस या इसको हम कहते हैं इसके अनुप्रयोग। तो हमने पूरा डिस्कस किया इलेक्ट्रोऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या होती है, इसको हम किस प्रकार से एपरेटस के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंटल इसका व्यू हमने देखा और इसके एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।